आज हमारा काम है रैंडम फॉरेस्ट से रिलेटेड। रैंडम फॉरेस्ट में क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी चीजें पहले मैं आपको समझाता हूँ। देन उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे प्रैक्टिकल पोर्शन पे। इजी है एल्गोरिथम। डिसीजन ट्री श्वेता ने ऑलरेडी देख रखा है। डिसीजन ट्री वाकई में बहुत इजी है, उसमें कोई ज्यादा देखने वाला कुछ भी नहीं था। रैंडम फॉरेस्ट में हम लोग बात कर लेते हैं, ये भी बहुत इजी है। ओके, सो रैंडम फॉरेस्ट इज काइंड ऑफ थिंग। मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूंगा रैंडम फॉरेस्ट में। ओके, सो हम लोग जैसे डिसीजंस लेते हैं किसी भी चीज के, किसी भी पर्टिकुलर पार्ट या किसी भी सेक्शंस के। तो जैसे कोई भी डिसीजन आपको लेना है, फॉर एग्जांपल जैसे फजलुर ने एक क्लास में उन्होंने एक डिसीजन लिया था कि आई एम नॉट अवेलेबल बिकॉज मैं फिट नहीं हूँ। ठीक है, तो ये एक पोर्शन हो गया जो कि हम लोग बात कर रहे थे लास्ट टाइम। मैं श्वेता को समझा रहा था इसी चीज के ऊपर कि दिस टाइप ऑफ डिसीजन आर कम्स अंडर दी व्हाट, इसके अंदर आते हैं वो डिसीजन ट्री वाले फॉर्मेट में आते हैं। इफ आई एम गुड, अगर मैं ठीक हूं तो मैं क्लास लूंगा, अगर मैं ठीक नहीं हूं तो मैं क्लास नहीं लूंगा। दैट इज कॉल्ड व्हाट, डिसीजन ट्री। ठीक है, यस नो वाला कंडीशन, उसके अंदर हर चीज पे एक यस नो कंडीशन उसमें अप्लाई हो जाते हैं। अब आप सोचो कि एक जनरल आइडिया लेना। अब आप सोचो कि आपके पास इसी तरीके से मल्टीपल डिसीजंस आपको बनाना, मल्टीपल डिसीजन ट्री आपको बनाना है। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड, एक डिसीजन ट्री के नीचे एक और डिसीजन ट्री लगा दो। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक सिनेरियो रखा कि आज मैं ठीक हुआ तो क्लास होगी। ठीक है, वहां पर कितने पार्ट हो गए, 2 पार्ट हो गए। मैं एक छोटा सा पार्ट डिजाइन पेंट पे एक स्ट्रक्चर डिजाइन करता हूँ, उससे आप लोग समझने की कोशिश करना, जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सो देयर इज कॉल्ड एन डिसीजन ट्री। क्या था ये डिसीजन ट्री था, ये ए पार्ट है। अगर ए को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो क्या बोल रहा है, क्लास प्रोसेस होगी। मतलब यस, अगर ए को कोई प्रॉब्लम है तो वो क्या बोल रहा है, क्लास प्रोसेस नहीं होगी, यानी कि नो। 2 सेक्शन ये बन गए, है ना। तो ये हो गया हमारा एक डिसीजन। इसी डिसीजन के अंदर अब यहाँ पे हमारे पास एक डिसीजन ये हो गया और एक डिसीजन ये हो गया। तो यस हुआ तो हम क्या बोल रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं प्रोसीड, और नो हुआ तो नॉट प्रोसीड। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या हुआ, अगर प्रोसीड होता है, मतलब एक ही अगर तबीयत ठीक है तो प्रोसीड करना है। अब हमने क्या बोला, जैसे कि अभी हमने एक और चीज सिनेरियो बना लिया था कि यहाँ पर भी 2 सिनेरियो है। अगर मेरे पास बी कैंडिडेट होता है तो मैं क्लास प्रोसेस करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। मतलब प्रोसीड में भी एक और सेक्शन मैंने ऐड ऑन कर दिया, यस और नो का। दिस वन इज यस एंड नो। तो अगर बी हुआ तो यहाँ पे फिर प्रोसीड होगा, अगर बी नहीं हुआ तो यहाँ पे फिर प्रोसीड नहीं। ठीक है, सेम विद दिस, यहाँ पे भी हो गया कि अगर एक प्रोसीड का ऑप्शन आ गया तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 सिनेरियो हो गए। नॉट प्रोसीड वाले केस में हमने एक और सिनेरियो लग लिया कि हम रिकॉर्डिंग करेंगे या नहीं करेंगे। एक जनरल आइडिया आपको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी 2 सेक्शन हो गए, यस, और ये एक सेक्शन हो गया क्या, नो। ठीक है, सो अब आप देख रहे हो एक ट्री टाइप में एक फॉर्म क्रिएट हो रही है, एक ट्री फॉर्मेट क्रिएट हो रहा है। बट अगर ये डिसीजन ट्री होता, ठीक है, अगर क्या होता, ये अगर डिसीजन ट्री होता तो हम इसको कहां तक देखते, हम इतने सेक्शन में देखते। जब मैं इस पूरे सेक्शन पे अगर बात करता हूं, इस सेक्शन पे, इस पूरे सेक्शन को
सिलेक्ट करके बात करता हूँ, ऊपर से लेके नीचे तक के सेक्शन को सिलेक्ट करके बात करता हूँ, तो दोनों में एक चीज आपको देखने को मिलेगी, दिस इज कॉल्ड व्हाट, डिसीजन। और अगर मैं इसके और नीचे जाऊं, यहाँ पे अगर सेक्शन, इस सेक्शन की बात करूं, तो इसको मैं एक तरीके से ये भी बोल सकता हूँ, मल्टीपल डिसीजन ट्री। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो तो प्लीज सही कर लेना। ठीक है, वो डिसीजन लिख गया है वो, ठीक है, तो स्पेलिंग सही कर लेना यहाँ पे। तो दिस इज कॉल्ड मल्टीपल डिसीजन ट्री, और ये क्या हो गया हमारा, सिंगल डिसीजन ट्री। तो जब हमारे पास यस नो वाली कंडीशन हो तो हम डिसीजन ट्री बोल रहे हैं। जब इस तरीके से मल्टीपल फॉर्मेट क्रिएट होते हैं, मल्टीपल डिसीजन ट्री अप्लाई होते जाते हैं, इसी टाइप के फॉर्मेट यानी कि इस टाइप की कंडीशन को हम किसके अंदर कंसिडर करते हैं, रैंडम फॉरेस्ट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, रैंडम फॉरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। रैंडम फॉरेस्ट के बारे में अगर कोई पूछता है, इट इज दैट कंबाइंस the output of multiple decision tree to each a single result। हर एक रिजल्ट के लिए हम मल्टीपल डिसीजन ट्री कंबाइन जब करते हैं, दैट टाइप ऑफ एल्गोरिथम इज कॉल्ड व्हाट, रैंडम फॉरेस्ट। ठीक है, तो उसको हम किस में कंसिडर करेंगे, रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम में कंसिडर करते हैं, जब आप आपके पास मल्टीपल डिसीजन ट्री होते हैं। ठीक है, ये भी हमारे स्टैटिस्टिक्स का एक पार्ट है, ये फॉर्मेशन भी। और ये ओवरफिटिंग इंप्रूव करता है, जैसे हमने एसबीएम में स्टडी किया था, वी नो दी ओवरफिटिंग प्रॉब्लम, की ओवरलैपिंग हो जाती है देखने में, तो हमें इजीली हम क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, ये भी क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम के अंदर आता है। तो ये ओवरफिटिंग को भी रिड्यूस कर देता है यस नो वाली कंडीशन। ठीक है, तो ये वाले पोर्शन होते हैं इसके अंदर। अब इसमें है ना दो पार्ट है, इसमें चीजें इंक्लूड होती है, इसमें मैं आपको बताऊंगा बैगिंग क्या होता है और बूस्टिंग क्या होता है, इसमें हम बात करेंगे। बट हम सिंपली पहले हम नॉर्मल डिसीजन ट्री, सॉरी रैंडम फॉरेस्ट पे काम करेंगे। ठीक है, अब एज कंपेयर टू अदर क्लासिफिकेशन मॉडल, रैंडम फॉरेस्ट हाईली प्रिडिक्टिव होता है एक्यूरेसी के फॉर्मेट पर, मतलब बहुत ज्यादा प्रिडिक्टिव मॉडल रहता है। आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि अगर मैंने आपको किसी चीज को डिसाइड करने के लिए बोला, अगर आपने वन टाइम में डिसाइड किया और आपका डिसीजन गलत हुआ, तो वो प्रेडिक्शन गलत हो सकता है। बट एक वो चीज होती है ना कि हम बहुत ज्यादा पैटर्न पैरामीटर्स पे किसी चीज को सोच के अगर डिसीजन लेते हैं, तो उसकी एक्यूरेसी ज्यादा हाई होती है एज कंपेयर टू नॉर्मल डिसीजन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि आपको कोई कार परचेस करनी है, यू हैव अ मल्टीपल पैरामीटर्स, या मैं कार की बात नहीं करूंगा, मैं फोन की बात कर लेता हूँ। सो एक पर्सन है जो सिर्फ फोन कैमरा देख के परचेस करता है, ठीक है, तो वो डिसीजन ट्री हो गया एक तरीके से। और जैसे मैं अपना बताऊं, आई कैन चूज माई फोन ऑन द बेसिस ऑफ कैमरा कैसा है, फंक्शनैलिटी कैसी है, उसका प्रोसेसर कौन सा है, उसके अंदर मेमोरी स्पेस कितना है, उसके अंदर रैम कितनी है, उसके रिव्यूज कितने हैं। तो अब मेरे डिसीजन में फॉर्मेशन क्या हो रहा है, अलग अलग फॉर्मेशन आ रहे हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक फोन है और मैंने फोन में कंडीशन रखी कि मैंने मोबाइल परचेस करना है। मोबाइल में कंडीशन रखी कि मेरा जो मोबाइल है उसका 12 GB रैम होना चाहिए। पहला मेरा डिसीजन इसी पे चलेगा, मैंने वहां पर एक कंडीशन लगाई 12 GB रैम होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन लगाई 50 मेगापिक्सल उसका कैमरा होना चाहिए। और फिर उसके बाद मैंने बोला स्नैपड्रैगन उसके अंदर होना चाहिए अपडेटेड। ठीक है, स्नैपड्रैगन उसके अंदर होना चाहिए, प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए, स्टोरेज 256 GB होना चाहिए। उसके बाद मैंने और कंडीशन अप्लाई कर दी, मैंने बोला उसका कैश मेमोरी 3 MB होना चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, रैंडम फॉरेस्ट। अब मैं इतने पैरामीटर पे अगर कोई फोन परचेस कर रहा हूँ, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, डेफिनेटली मेरा फोन एज कंपेयर टू डिसीजन फॉर्मेट पे मेरा फोन रैंडम फॉरेस्ट के बेसिस पे ज्यादा अच्छा अवेलेबल रहेगा। ठीक है, सो वी यूज द फिल्टरेशन, आप Amazon वगैरह यूज करते हो, उसमें भी
आपके पास ना रैंडम फॉरेस्ट अवेलेबल होता है, तो आप फिल्टर अप्लाई करते हो अलग अलग फॉर्मेट्स पे, आप उस तरीके से भी उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम। अब रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम के बेनिफिट्स यानी कि एप्लीकेशंस अगर मैं बात करूं, एप्लीकेशन टेस्टेड है। टेस्टेड मतलब इन द सेंस मेरा फॉर्मेट ये कह रहा है, मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप अगर रैंडम फॉरेस्ट यूज कर रहे हो तो कौन कौन से एरियाज में ये ज्यादा अच्छे से काम करते हैं, मतलब डिसीजंस कहाँ कहाँ अच्छे देती है, एक्यूरेसी कहाँ पर चलती है। जैसे काफी सारी चीजें बहुत सिमिलर हो जाती है, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम बात करी थी डायग्नोस के बेसिस पे, हेल्थ डिटेक्टिव फॉर्मेट पे भी आपका रैंडम फॉरेस्ट बहुत अच्छा वर्कआउट करता है। थोड़ा सा साइज कदम कम कर लेते हैं इसका, इससे मैं बहुत सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर सकता हूं। यहाँ पे भी आपका हेल्थ डिटेक्टिव फॉर्मेट पे भी आपका रैंडम फॉरेस्ट अच्छा काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई भी पेशेंट रिकॉर्ड के बेसिस पर, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं, जैसे किसी का कोई ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, मैं अपनी बात कर लेता हूँ, मैं कभी भी कोई ट्रीटमेंट लेने जाता हूँ तो मेरे को अपना हेल्थ हिस्ट्री डॉक्टर को बताना होता है, उसी के बेसिस पर मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। दैट इज कॉल्ड व्हाट, हेल्थ डिटेक्टिव फॉर्मेट, कि मैं उसको डिसीजन लेने के लिए उसको मल्टीपल एग्जांपल्स, मल्टीपल चीजें अपनी देता हूँ, देन उसके बाद डॉक्टर क्या कहता है उसको फिल्टर आउट करते हैं, देन ये डिसाइड कि मेरे को कौन सा टैबलेट या कौन सा प्रिस्क्रिप्शन देना ज्यादा बेटर है, ठीक है। So this is called what, health detective format. Second one is what, जैसे होता है ना डॉक्टर साहब से काफी सारी चीजें पूछते हैं, तब उसके बाद एक आपको एक पूरा का पूरा डिसीजन लेके देते हैं कि यार ये दवाई आपको लेनी है, उसके अलावा और कोई सी नहीं है। सेकेंड वन इज फाइनेंस, इसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगा। फाइनेंस में लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे को किसी को क्रेडिट देना है, ठीक है, तो ये जो algorithm है random forest, this is a well trained algorithm for the financial data। तो फाइनेंशियल डेटा के लिए ये सबसे अच्छा एल्गोरिथम होता है, इसमें रिस्क फैक्टर बहुत कम हो जाता है फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के लिए, तो रैंडम फॉरेस्ट आपका बहुत ज्यादा यूज होता है इसके अंदर, ठीक है। सेकेंड एप्लीकेशन की बात करूं, इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन इन दिस। तो यहाँ पे भी रैंडम फॉरेस्ट होता है कि काफी सारे चेंजेस आपको मिलेंगे, लैंडस्लाइड होनी है कि नहीं होनी, स्नोफॉल होना है कि नहीं होना है, कितना % चांसेस है कि स्नोफॉल हो सकता है, इस टाइप के इन्वायरमेंट, इस ह्यूमिडिटी, ये हमारे पैरामीटर्स के बेसिस पे। तो जैसे गुड़गांव का अगर मैं बात करूं, गुड़गांव में बारिश होगी कि नहीं होगी, अगर मैं बात करूं हिमाचल में बारिश होगी कि नहीं होगी, या फिर अगर मैं बात करूं एमपी में बारिश होगी कि नहीं होगी, या हमें डिसाइड करना है, तो हम एक सिंगल पैरामीटर पर डिसीजन नहीं ले सकते, तो हमें मल्टीपल पैरामीटर अप्लाई करने पड़ते हैं, ठीक है। सो रैंडम डिसीजन ट्री से ज्यादा बेटर कौन सा होगा फॉर दैट पर्पज, रैंडम फॉरेस्ट। काफी सारी चीजों में डिसीजन ट्री से काम चल जाता है, बट कई बार जब आपको लगता है कि प्रेडिक्शन और ज्यादा एक्यूरेट होना चाहिए, तो वी विल मूव टू दी व्हाट, रैंडम फॉरेस्ट, ठीक है। और क्या हो सकता है, साइबर अटैक, कंपनीज हमें बहुत ट्रेनिंग्स देती है साइबर अटैक्स के लिए, दे आर जस्ट सेंड यू साइबर ट्रेनिंग, आपको बहुत सारी ट्रेनिंग सप्लाई की जाती है, आपको दी जाती है कंपनीज की साइड से कि कौन से मेल्स आपको ओपन करने हैं, कौन से मेल्स आपको ओपन नहीं करने, दे आर ट्रेन्ड यू इन दिस पर्टिकुलर पार्ट। बट जो साइबर अटैक्स बाय डिफॉल्ट ओपन रोके जा सकते हैं, तो वो रोक लिए जाते हैं, हर साइबर अटैक हम इसमें रोक नहीं सकते, ठीक है। सो जितने ज्यादा आप रोक सकते हो, जो पैरामीटर्स आप अप्लाई करते हो, लाइक अगर मैं बात करूं प्रमोशनल मैसेजेस होते हैं आपके जीमेल पे आते हैं, यू कैन सी जीमेल पे हमारे पास बहुत सारे प्रमोशनल मैसेज होते हैं, आप इंडिविजुअल बेसिस पे उनको कैटेगराइज करके भी आप उनको रख सकते हो, जिससे आप उसको बचा सकते हो। फ्लैग अलर्ट होता है, फ्रॉड डिटेक्शन होता है, इन सब चीजों में आप रैंडम फॉरेस्ट को यूटिलाइज कर सकते हो। ये एरियाज हैं, कई बार हम अलग एल्गोरिथम से भी काम चला सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग
100% ये एल्गोरिथम काम करेगी? यस, आई कैन से कि 98% 95% रैंडम फॉरेस्ट ज्यादा बेटर डिसीजन होगा फॉर दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, सो जब आप इसको अप्लाई कर रहे होगे, ऐसे कभी सिनेरियोज आते हैं जब आपको पता चलता है कि ये डिसीजन होने के बाद कि हम इस अप्रोक्सीमेशन फॉर्मेट पर पहुंचते हैं, एक बार डिसाइड करने के बाद कि 90% ये चीज हो सकती है, उसके बाद भी हमारे पास एक और कोई पैरामीटर आते हैं, फिर हमें और डिसीजन लेना है, तो वी विल अप्लाई रैंडम फॉरेस्ट फॉर दिस। अगर आपको लगता है कि इन दो चीजों के बेसिस पे ही हम डिसाइड कर लेंगे, तो यू कैन अप्लाई द डिसीजन। ये एक सिंपल तरीका होता है इसको आइडेंटिफाई करने का, इजीली समझने का कि हम कैसे उसको क्लियर आउट कर सकते हैं रैंडम फॉरेस्ट के बेसिस पे। ओके, सो नाउ अब हमारा क्वेश्चन क्या होता है, एक लाइव सिनेरियो हम लोग इसमें देखते हैं। ये अभी खत्म नहीं होगा, ये थोड़ा सा लंबा है, इसमें काफी सारी चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। देन उसके बाद वी मूव टू दी वी विल कंप्लीट द रैंडम फॉरेस्ट। तो हम इजीली इसको डन नहीं करेंगे, हम पहले जनरल आइडिया हमने यहाँ पर समझा। अब रैंडम फॉरेस्ट का एक सिनेरियो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो देखो, कोई भी एल्गोरिथम सीखनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल पिकअप द इजीएस्ट डेटा, सबसे आसान वाला डेटा पिकअप करो और उसको प्रोसीड करने की कोशिश करो। इसमें भी हमने आई थिंक एरेस वाला डेटा यूज किया हो, पैरामीटर्स जिसमें सबसे ज्यादा रहता है, दैट्स व्हाई डिजिट्स का यूज किया है। ठीक है, रैंडम फॉरेस्ट में हमने किसका यूज किया है, डिजिट्स का यूज किया है। तो डिजिट्स के बेसिस पे हम ऑलरेडी एक बार काम कर चुके हैं। यस, डिजिट्स के उस पर हम लोग एक बार काम कर चुके हैं। एक मिनट, कोई डेटा हमारे पास कौन सा हो सकता है? इसमें तो आप ऑलरेडी काम कर चुके हो, लेकिन इसमें एल्गोरिथम एसवीएम हमने लॉजिस्टिक एल्गोरिथम यूज करी थी, वहां पर हमारा एक्यूरेसी स्कोर ज्यादा अच्छा आ रहा था। इसके अंदर हमारा एक्यूरेसी स्कोर थोड़ा सा अलग आ रहा है। चलो इस पे भी हम लोग बात कर लेते हैं, पूरा कंप्लीट यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर जो डेटा उठाया है, इसके अंदर मैं एक और आपको इस पे टास्क परफॉर्म करवा दूंगा, बिकॉज इससे काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा सिमिलर टाइप का हो जाएगा तो आप इजीली इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको एक और डेटा इसमें अवेलेबल कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में हम लोग एक और न्यू डेटा पर काम करेंगे इसके अंदर, तो वहां पर मैं आपको अलग अलग फॉर्मेट्स यहाँ पर बता दूंगा। सो रैंडम फॉरेस्ट में अभी एक जनरल एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या है ना, हमने लोड करा है कौन सा, डिजिट डेटा, एंड डिजिट डेटा में हम ऑलरेडी वर्कआउट कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है और हमने एक प्लॉट किया। तो दिस इज काइंड ऑफ डेटा। तो ये एक पिक्सल ग्राफिकल मॉडल होता है। इस ग्राफिकल मॉडल पे आपको स्टडी करनी है, मतलब आपको ये देखना है कि किस टाइप का ये डेटा अवेलेबल आ रहा है। ठीक है, मतलब ये जीरो है कि नहीं है, ये वाली चीजें हमें आइडेंटिफाई करनी है, एंड दिस डेटा इज रिलेटेबल टू दी पिक्सल मॉडल। तो बेसिकली हमारे पास डेटा फॉर्मेट है क्या, तो ये होता है हमारे पास डेटा फ्रेम। दिस इज आवर हेड, और हेड में मैंने डेटा फ्रेम लिया है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके आगे काफी सारे नंबर्स हमारे पास अवेलेबल है। उनके पॉइंट्स, उनके डेटा पॉइंट्स थोड़े अलग अलग आपको यहाँ पे मेंशन किया। ओके, दिस इज योर टारगेट वैल्यूज। टारगेट वैल्यूज इज व्हाट, 0 to 12 तक मैंने टारगेट वैल्यूज इसमें दिखाई हुई है। 0 to 12 तक की जगह मैं इसको 10 कर देता हूँ तो 9 तक ही जाएगा। तो ये 0 to 9 तक ये डेटा हमारे पास जा रहा है यहाँ पर। यहाँ से आप देख सकते हो कहाँ तक जा रहा है ये वैल्यूज। 0 होता है तो इट्स 0। ठीक है, टारगेट वैल्यूज इज 1 ये हमारी टारगेट वैल्यूज आ रही। ओके,
दीज आर द पिक्सल डेटा और ये हमारी टारगेट वैल्यूज आती है। अब हमें डेटा ट्रेन करना है। तो बेसिकली लास्ट टाइम हम श्वेता से मैंने डिस्कस किया था कि हमने लास्ट वाले डिसीजन ट्री में डेटा को स्प्लिट नहीं किया था क्योंकि हमारे पास बहुत शॉर्ट डेटा था, इतना ज्यादा डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं था। तो हमने उसमें क्या यूज किया था, हमने उसमें स्प्लिट नहीं किया था, लेकिन हम इसमें स्प्लिट करेंगे। ठीक है, इसमें स्प्लिट क्या करेंगे, हमने 20% डेटा जो है वो क्या कर रखा है, स्प्लिट कर रखा है, टेस्ट डेटा में डाल रखा है, और 80% डेटा हमने इसके अंदर डाल रखा है, ट्रेन के अंदर हमने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लिया है। अब हम लोग इसके अंदर किस तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं, अब चीजों को समझते हैं। अब यहाँ पर है ना एक सिंपल सी चीज है, दिस इज आवर क्लास। ये वाला पार्ट्स तो आप लोगों को अब तक तो बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे असेंबल लिखा होता है, हम डायरेक्टली नहीं लेते। यहाँ पे क्या मेंशन रहता है, असेंबल मेंशन रहता है। तो आपको वो ध्यान में रखना है कि आपका क्या मेंशन है। जब आप डेटा को यहाँ पर ले रहे हो तो आपको इसको ध्यान रखना है कि दिस वन इज व्हाट, असेंबल। ओके, तो रैंडम फॉरेस्ट मैंने यहाँ पे लिया, रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर। तो देखो आप इस डेटा की जगह इरेज डेटा भी प्रोसेस कर सकते हो, एक बार आप उसको भी प्रोसेस करके देखना, वो भी आपके लिए इजी रहेगा। मैं अभी अपन ट्राई करके देख लेंगे थोड़ी देर में, मैं आप ही से ट्राई करवा लूंगा कि वो चीज कैसे है। तो एक बार मेरे को भी आइडिया हो जाएगा कि आप लोग काम नहीं कर रहे हो या कर रहे होगे, तो थोड़ा बहुत तो आप काम कर ही दोगे, है ना। तो वो डेटा आपका ऑलरेडी लोडेड है, आप बहुत आसानी से इसको यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जब मैंने मॉडल ट्रेनिंग पे डाला, तो मॉडल ट्रेनिंग पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें कुछ पैरामीटर्स है। पैरामीटर्स यानी कि यहाँ पर रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर लिखा हुआ, ठीक है, दिस इज आवर क्लास। यहाँ पे मैं आपको पैरामीटर्स दिखाता हूँ। क्या हो गया, पैरामीटर्स ओपन नहीं हो रहा, अच्छा वो चलाया नहीं है, सॉरी, मैंने ऊपर वाला पोर्शन अभी रन नहीं किया था। 7 9 ये मुझे रन करना था, एंड वी एग्जीक्यूट दिस वन। अब एस्टिमेटर वाले उसमें जाते हैं, तो यू कैन सी मेरे पास यहाँ पर आ रहा है। तो डिफॉल्ट एस्टिमेटर वैल्यू क्या है, 100 है। ठीक है, और इसका जो सेकेंड पार्ट है उसको बोलते हैं, इसका वर्ड मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, क्राइटेरियन ऐसे कुछ करके उसको बोलेंगे, बाकी एक बार मैं देख लूंगा इसको वर्ड कैसे प्रोनाउंस करना है। सो इसका पार्ट जो है वो क्या है, गिनी है, मतलब लॉस डेटा कितना है उसके पीछे हम लोग बात कर रहे हैं। हमने डिसीजन ट्री में इस चीज पे भी डिस्कस किया था। इसमें हमारे पास 2 टाइप के फॉर्मेट्स हम लोग लेते हैं, एक 3 टाइप के फॉर्मेट्स लेते हैं, एक गिनी, एक लॉग लॉस, और दूसरा एंट्रोपी। एंट्रोपी हमारा रैंडम फॉर्मेट्स के लिए हम लोग यूज करते हैं कि जब भी डेटा आएगा वो रैंडम फॉर्मेट पे रहे, और गिनी जो होता है दैट इज काइंड ऑफ थिंग इम्प्योरिटी फॉर्मेट्स। इम्प्योरिटी फॉर्मेट्स यानी कि जो आपका लॉस डेटा होता है उसको भी ये रिड्यूस कर देता है। दूसरा है मैक्सिमम डेप्थ। मैक्सिमम डेप्थ बोलता है कि ट्री के कितने नोड्स होने चाहिए। नोड्स का मतलब क्या हो गया, जैसे ये जो मैंने आपके सामने बनाया है, ये जो ए लिखा है दिस इज अ नोड, these are the leaf of this node। और फिर अगर मैं इसके बेसिस पे देखूंगा तो ये नोड होगा और ये दोनों इसके क्या होंगे, लीफ होंगे। तो इसको हम लोग उस तरीके से लेते हैं। ठीक है, अब स्प्लिट मिनिमम सैंपल स्प्लिट इज 2, मिनिमम सैंपल लीफ इज 1। तो हर जगह एक सैंपल लीफ लिए, एक मिनिमम फॉर्मेट लिए। ठीक है, बाकी सारे उसमें आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम आपका जो लास्ट में जो फीचर है, कौन सा, मैक्स फीचर्स जो लिखा हुआ है, ठीक है, मैक्स फीचर्स आपका एसक्यूआरटी लिया है, मतलब स्क्वायर करना है आपको डेटा का। ठीक है, जो भी डेटा आएगा उसको स्क्वायर करना है। अगर आपको लॉग बेसिस पे आइडेंटिफाई करना है तो लॉग बेसिस पे भी आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट इसका ऑटो फॉर्मेट रहता है, वो क्या रहता है, स्क्वायर रूट रहता है। तो आपको स्क्वायर रूट के बेसिस पे ही डेटा को आइडेंटिफाई करना होता है मैक्स। ठीक है, बट अब जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मतलब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, दैट पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड व्हाट, आपका इसके अंदर बात करें, इसमें रैंडम स्टेट भी होती है, यूनिफॉर्म फॉर्मेट पे लेना चाहते हो, कैसे लेना चाहते हो वो भी आप डिसाइड कर सकते हो।
सो अब मैं बात करता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है इसका एन एस्टिमेटर। एन एस्टिमेटर का मतलब क्या है? तो उसमें थोड़ा सा अपग्रेडेशन है। जैसे कि मैंने बताया था, हमें कहाँ देखना है, रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर को मैं सर्च करता हूँ गूगल पे, और मैं यहाँ पे इसको इसलिए फोकस करा रहा हूँ आप लोगों से क्योंकि ये अपग्रेडेशन यही मिलेगा। किसी भी ट्यूटोरियल वेबसाइट पे आपको ऐसे अपग्रेडेशन नहीं मिलेंगे। दिस इज एन ऑफिशियल वेबसाइट, यहीं से अपग्रेडेशन मिलेगा। और इस अपग्रेडेशन में मुझे लास्ट टाइम ये चीज पता चली थी कि अगर आपके पास इसके लर्न का लेटेस्ट वर्जन है, अपडेटेड वर्जन है, तो एन एस्टिमेटर का जो वैल्यू होता है वो 10 से लेके 100 के बीच में होगा। एन एस्टिमेटर का वैल्यू क्या होगा? 10 से लेके 100 के बीच में होगा। और उसमें एन एस्टिमेटर को क्लियरली मेंशन किया है कि द नंबर ऑफ ट्रीज इन द फॉरेस्ट, मतलब कितने ट्रीज फॉर्मेट आपको क्रिएट करने। ट्रीज फॉर्मेट के बारे में अगर मैं बात करूं, ये जो एक बॉक्स बना हुआ है यहाँ पर, अगर हम बात करें, दिस पर्टिकुलर बॉक्स इज कॉल्ड व्हाट? वन ट्री। ठीक है, this particular box is called what? Another tree. This one is called what? Another tree. तो आप एन एस्टिमेटर में ये डिसाइड कर सकते हो कि ये कितना फिल्टरेशन फॉर्मेट पे जाएगा। तो डिफॉल्ट वैल्यू इज 100, एंड अगर आप एन एस्टिमेटर नहीं देते हो तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 हो जाएगी। और अगर आपको 100 पे नहीं लेना है, जैसे मैंने 20 पे लिया है, तो ये कितने क्रिएट करेगा? डिफॉल्ट क्या बोलते हैं उसको, एक पॉइंट भूल गया मैं, क्या बोल रहा था, जो ट्रीज होंगे वो कितने क्रिएट करेगा? 20 ट्रीज यहाँ पर क्रिएट करके हमें देगा। ऑन द बेसिस ऑफ दीज 20 ट्रीज व्हाट्स माय स्कोर। तो मैंने फिट ऑलरेडी ऊपर ही लिख दिया था फिट। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, उसका स्कोर चेक कर रहा हूँ। स्कोर कितना है? 96.3888 समथिंग। अगर मैं इसके डिसीजन ट्री बढ़ा देता हूँ, 50 कर देता हूँ, and execute this one, and score is what? 97. So you can understand कि मैं जितना डेंस ट्री यहाँ पे क्रिएट करूंगा उतना बेटर स्कोर होने के चांसेस भी हो सकते हैं, और स्कोर डाउन भी हो सकता है। इट्स डिपेंड्स ऑन व्हाट ट्री, कि आप कितना डेंस ट्री क्रिएट कर रहे हो। हम हाईएस्ट वैल्यू कितनी ले सकते हैं इसकी? 100। तो मैं 100 पे दे देता हूँ, एंड वी एक्सिक्यूट दिस वन, तो 97.5 आ रहा है। तो ये स्कोर फॉर्मेट्स है कि आप कितने बेसिस पे आप ले सकते हो। तो मैंने 10 के बेसिस पे भी मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ, तो इसका स्कोर डाउन हो रहा है। तो कितना बेटर डिसीजन लेने के लिए हमें जरूरत पड़ती है। दिस इज काइंड ऑफ फॉर्मेट्स। ठीक है, ये पार्ट समझ में आया? इतने पार्ट में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? फिर मैं आगे जाऊंगा। यस सुनो, एक बार रिकॉर्डिंग भी देखूंगी मैं दोबारा, अगर कोई इश्यू हुआ तो पूछूंगी आपसे मैं। ठीक है, इसको जो भी आप जब भी रिकॉर्डिंग देखो, मेक श्योर मैं आपको डेटा सेट आपको पहले प्रोवाइड कर देता हूँ अब। ठीक है, तो वो डेटा सेट या इरिस डेटा सेट के साथ में आप सारी एल्गोरिदम को देखो। ठीक है, और काफी बार ऐसा लगेगा आपको रिकॉर्डिंग देखते समय, जो डिसीजन ट्रीज के साथ में किया वही हम रैंडम फॉरेस्ट से भी कर सकते हैं, जो डिसीजन ट्री में किया, और जो डिसीजन और रैंडम फॉरेस्ट में किया वो डिसीजन ट्री से भी कर सकते हैं। तो आपको क्लासिफिकेशन मॉडल्स ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के लगेंगे, लेकिन सब जगह डेटा के बेसिस पे थोड़ा सा डिफरेंशिएशन रहेगा। ठीक है, मॉडल प्रिडिक्शन आपको टेस्ट वैल्यू के बेसिस पे मॉडल प्रिडिक्शन करना है, तो यू कैन यूज द प्रिडिक्शन मॉडल। तो y_predict हमने निकाला है, ये अभी खत्म नहीं हुआ है, इसमें अभी भी चीजें बाकी हैं, तो वो मैं आपको पढ़ाऊंगा वन बाय वन। दीज आर माय प्रिडिक्टेड फॉर्मेट्स। तो आपको प्रिडिक्ट करना है, तो यू कैन प्रिडिक्ट दिस वन। मैंने इसको बोला 0, तो क्या हो गया इसको? 2D एरे इंस्टेड ऑफ दिस। अच्छा, एक टेस्ट के अंदर क्या डाला है?
ओके, इसमें पैरामीटर्स काफी सारे हैं, तो मैं पैरामीटर्स नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि मैंने अगर पैरामीटर डाले तो मुझे भी बहुत सारे डालने पड़ेंगे, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा मेहनत ना करते हुए एक्स टेस्ट ही डाल देते हैं इसमें, उसी के बेसिस पे निकाल देते हैं। दे आर जस्ट प्रेडिक्टिंग एंड दीज टाइप ऑफ वैल्यूज। ठीक है, सो अच्छा, कंफ्यूजन मैट्रिक्स आपने याद नहीं दिलाया था, ये वाले पैटर्न पे हमें बात करनी थी कंफ्यूजन मैट्रिक्स पर। कंफ्यूजन मैट्रिक्स एक्चुअली होती क्या है, क्या फॉर्मेट है, उसके बेसिस पे हम देख रहे थे। तो बेसिकली मैं आपको पहले ग्राफ दिखा देता हूँ, एक मिनट। ग्राफ शॉर्ट होता है कि नहीं होता है, 10 क्या हो गया, क्या गड़बड़ कर दी मैंने? फिगर साइज ही तो चेंज कर रहा हूँ। नेम इज सेंटीमीटर इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, देखो दिखाई दी इमेज। तो ये इमेज मैं आपको दिखाना चाहता था। दिस इज एन कंफ्यूजन मैट्रिक्स। कंफ्यूजन मैट्रिक्स में एग्जैक्टली क्या होता है ना, वो वैल्यूज होती हैं, यानी कि प्रेडिक्टर फॉर्मेट हमारा कितना हाईएस्ट स्कोर लेवल दे रहा है। तो ये हम किसके थ्रू निकालते हैं, कंफ्यूजन मैट्रिक्स के थ्रू निकालते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स को समझना बहुत जरूरी है। ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स में ये वाला फॉर्मेट आ रहा है, इसमें आपके 4 सेक्शंस होते हैं। मैं आपको 4 सेक्शन बता देता हूँ। ट्रू, पॉजिटिव, और इसको लिख देता हूं मैं। फ्यूजन मैट्रिक्स में 4 सेक्शंस होते हैं। इसके पीछे मैं एक, जैसे नोट्स वो एसबीएम का दिया था ना, वैसे मैं दूंगा कंफ्यूजन मैट्रिक्स के पीछे, क्योंकि ये समझाना बहुत जरूरी है। एक होता है ट्रू पॉजिटिव। ठीक है, ट्रू पॉजिटिव क्या होता है, जब आपका मॉडल, ठीक है, एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर देता है। मतलब अगर मैंने बोला ये पिक्सल के अंदर 9 है, तो मेरा मॉडल भी यही बोला है कि ये 9 है, तो वो क्या होगा, ट्रू पॉजिटिव होगा। दूसरा होता है ट्रू नेगेटिव, मतलब जब मेरा मॉडल, मैं बोल रहा हूँ 9 है, वो बोल रहा है 3 है, मतलब टोटली गलत है, उसको हम बोलते हैं नेगेटिव। सॉरी, हाँ, नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू पे वो गलत बताता है उसको। एक होता है फॉल्स पॉजिटिव, यानी कि जो मैंने अभी इससे पहले एग्जांपल दिया था, मेरा मॉडल क्या बोल रहा है, पॉजिटिव डेटा पॉइंट पे नेगेटिवली रिएक्ट कर रहा है, मतलब इनकरेक्ट डेटा दे रहा है, उसको हम बोलेंगे फॉल्स पॉजिटिव। एक होता है हमारा फॉल्स नेगेटिव, इसी का वाइस वर्सा होता है। वो मॉडल मिस प्रेडिक्ट करता है, मतलब आपका प्रेडिक्शन पूरा तरीके से नहीं दे रहा है। तो इसके पीछे एक मैट्रिक्स मैं आपको बना के बता देता हूँ। फाइल पे जाएंगे, न्यू फॉर्म क्रिएट करते हैं, डोंट सेव। यहाँ पर मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से बनती है। ये हो गया, इसमें 2 फॉर्मेट्स हम इसको फिर से क्रिएट करेंगे। ठीक है, and I'll divide this particular part into 2 section, and then क्या होगा, और एक यहाँ पे सेक्शन डलेगा। ठीक है, और यहाँ पे भी मेरे को ऐसे एक सेक्शन डालना पड़ेगा। ये एक सेक्शन हो गया,
और एक सेक्शन यहाँ पे डालेगा। मैं मैनुअली बना रहा हूँ कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ठीक है। अब हमारे पास पोर्शन क्या होगा, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ पर हमारा होगा दिस इज माय एक्चुअल डेटा। ये हमारा क्या होगा, एक्चुअल डेटा होगा, कंफ्यूजन मैट्रिक्स को समझना। और ये हमारा क्या होगा, दिस इज माय प्रेडिक्टेड डेटा। ठीक है, ये कौन सा डेटा हो गया, हमारा प्रेडिक्टेड डेटा हो। अब डेटा में क्या है, तो अगर मैंने यहां पर बोला प्रेजेंट, और यहाँ पर अच्छा इसको ऐसे ले लेते हैं, एक मैंने एग्जांपल एनिमल वाला देखा था, ऐसे ले लेते हैं। यस नो वाले कंडीशन से भी आप बहुत आसानी से समझ सकते हो, बट हम यहाँ पर वैसे लेते हैं। दिस वन इज व्हाट, कैट, और ये कैट नहीं है, नो कैट, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे भी प्रेडिक्शन मॉडल क्या हो जाएगा, दिस वन इज ऑल्सो कैट, इसको भी कर देते हैं, दिस वन इज व्हाट, नो कैट, ठीक है। अब हमारा फॉरवर्ड क्या होगा, अब मैंने अगर बोला मेरी प्रिडिक्टेड वैल्यू बोली है कैट और मेरी एक्चुअल वैल्यू भी कैट है, तो ये क्या होगा, ये हमारा होगा टीपी, ठीक है। क्या होगा, ट्रू पॉजिटिव। अब आपको सेक्शन समझ में आ जाएगा। अगर मेरा ये भी कैट है और ये भी, एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू अगर मेरी सेम आती है तो वो दोनों क्या होंगी, ट्रू पॉजिटिव होगी, उसको हम टीपीवी बोलते हैं। अगर मेरा एक्चुअल वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू सेम नहीं है, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू सेम नहीं है, ये नो कैट है ये कैट है, तो हम इसको बोलते हैं क्या, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है। ये क्या होगा, फॉल्स पॉजिटिव होगा। अब हमारा ये वाला वैल्यू कौन सा, कैट, एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू ये दोनों सेम नहीं है। अब यहाँ पे नो कैट है और यहाँ पे कैट है, यहाँ पे कैट कैट के बेसिस पे चल रहा था, बट यहाँ पे नो कैट और ये क्या चल रहा है, नो, ये कैट है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा फॉल्स नेगेटिव, ठीक है। और ये वाली जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, ट्रू नेगेटिव, मतलब ऊपर वाला सही है, नीचे प्रेडिक्टेड वैल्यू भी सही है। ये वैल्यूज आती हैं, इसके बेसिस पे हमारा एक रिजल्टेंट क्रिएट होता है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, कंफ्यूजन मैट्रिक्स 2x2। अगर ये हमारी मल्टीपल क्लासिफिकेशन होते तो तब आपका इसी तरीके से रिजल्ट काउंट होता। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि कैट कितनी बार प्रेजेंट है, तो इसमें कैट कितनी बार प्रेजेंट आ रही है, एक बार, और कैट कितनी बार प्रेजेंट नहीं है तो वो कितनी बार आ रही है, एक बार, ठीक है। सर ये मैट्रिक्स एंड ऑपरेशन पे काम कर रही है ना, फिर दोनों अगर बिल्कुल, प्रेडिक्टेड और एक्चुअल दोनों सेम है तो ट्रू है, अदरवाइज अदरवाइज नो है ना। अब फॉर्मेट क्या होता है, जब मैंने कंफ्यूजन मैट्रिक्स को इसमें क्या होता है, कई बार मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ किस वाले सेक्शन में, इस वाले सेक्शन। अब देखो कंफ्यूजन मैट्रिक्स आ रही है, मेरे पास जितनी जगह 0 आ रहा है मतलब वो मैच फाउंड है, जितनी जगह 1 आ रहा है वो मैच फाउंड नहीं है। अब टेस्ट वैल्यू प्रिडिक्टेड वैल्यू को डाला है हमने, ठीक है, एक्स एंड वाई पे, कंफ्यूजन मैट्रिक्स में डाला टेस्ट वैल्यू को और वाई वैल्यू को, तो इसमें इतनी इजीली आप यहाँ पे नहीं समझ पाओगे। बेटर ऑप्शन क्या होता है, इसी मैट्रिक्स को आप किसमें डाल दो, हीट मैप में डाल दो,
अब हीट मैप में आपको पता चल जाएगा कि वैल्यू का प्रेडिक्शन मॉडल क्या चल रहा है। अगर मैं बात करूं 0 और 0 की, तो इसका प्रेडिक्शन मॉडल क्या बोल रहा है, ये हाईली प्रेडिक्टेबल है। मतलब कंफ्यूजन मैट्रिक्स हमें ये बता रही है कि इसने 42 टाइम्स आपको फाइंड आउट करके दिया है कि ये एक्चुअली 0 है। ठीक है, इमेज को आइडेंटिफाई करके दिया है कि इमेज जो है वो एक्चुअली क्या है, 0 है। अब अगर मैं इस पर बात करूं, ये 44 टाइम्स है प्रेजेंट, लेकिन यहाँ पे ये कंफ्यूजन में जा रहा है। देखो यहाँ पे 1 1 दे रहा है, वो 1 8 को भी 1 समझ रहा है कई बार, और 6 को भी 1 समझ रहा है। तो ये कंफ्यूजन स्ट्रेट है उसके लिए यहाँ पर क्रिएट हो रही है। तो आप जब इसमें देखोगे ना, इसमें आपको समझ में आ जाएगा किसका फॉर्मेट सबसे ज्यादा हाईली फॉर्मेट पे है। तो 40 से अबव जा रहे हैं मतलब ये हाईली प्रिडिक्टेड है। रेड मार्क्स में आ रहा है मतलब ये कहीं ना कहीं प्रिडिक्शन मॉडल आपका यहाँ पे फेल हो रहा है। और डाउन जाओगे, जितना ज्यादा डार्क फॉर्मेट पे जाओगे मतलब वहां पर प्रिडिक्शन मॉडल आपका वर्कआउट नहीं कर रहा है। जहां पे जितना लाइट जा रहा है मतलब वहां पर प्रिडिक्शन आपकी एक्यूरेसी थोड़ी ज्यादा है। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से आपको डिस्प्ले करती है इन सब चीजों। ओके, ये थोड़ा सा क्लियर हुआ कि अभी भी कंफ्यूजन है? सर इस मैट्रिक्स में 0 और 1 क्या शो हो रहा है? ये है ना, अगर आपका एक तरीके से अगर सिंपल देखूं तो मैंने बोला दिस वन इज 0 एंड 0 0 0 0। अगर मैं यस और नो वाली बात करूं तो ऊपर भी यस है, नीचे भी यस है, मेरी प्रिडिक्टेड वैल्यू भी यस है और प्रिडिक्टेड वैल्यू भी, सॉरी एक्चुअल वैल्यू भी यस है। तो हम क्या बोल रहे हैं उसको, यस, ये 100% एक्यूरेट है। ठीक है, अब मेरे पास दूसरा आया, मेरी एक्चुअल वैल्यू न्यू है, नो है, और प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या आ रही है, यस आ रही है। तो मतलब यहाँ पे मेरा मॉडल फेल है। और फिर मैंने फिर एक और मेरे पास, मैं भी एक ही उसमें चल रहा हूँ, मैट्रिक्स थोड़ी सी बड़ी कर रहा हूँ। ठीक है अगर मेरी सर। एक्चुअल वैल्यू नो है और मेरी प्रिडिक्टेड वैल्यू भी नो है, तो मैंने क्या लिख दिया, 0। तो यहाँ पे इसने कितनी बार प्रिडिक्ट किया है, 3 बार में से 2 बार करेक्ट प्रेडिक्ट करना है। ठीक है, प्रिडिक्शन तो वैसे तीनों बार चाहिए, लेकिन इसकी 2 बार कौन से ट्रू काउंट, ट्रू पॉजिटिव काउंट कितनी बार है, 2 बार हम इसको ट्रू पॉजिटिव काउंट बोल रहे हैं। एक बार ट्रू पॉजिटिव, एक बार ट्रू नेगेटिव, अगर हम इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो। ठीक है, जो एग्जाम्पल आप यूज कर रहे थे, अभी जो शो कर रहे थे आप, तो उसमें जो 42 आ रहा था वो नंबर ऑफ टाइम्स मतलब प्रेडिक्शन उसने किया है? करेक्ट, क्योंकि उसका प्रेडिक्शन नंबर ऑफ टाइम्स क्यों आया उसके पीछे भी रीजन है। क्योंकि मैंने जब कंफ्यूजन मैट्रिक्स में जो डेटा डाला हुआ है, आ गया ये रहा, ये जो डेटा डाला है वो मैंने वाई टेस्ट डाला है और मैंने वाई प्रिडिक्ट को डाला है। तो मतलब मेरा जो वाई टेस्ट डेटा है और मेरा वाई प्रिडिक्टेड डेटा है, उन दोनों के बेसिस पे मैंने क्रॉस वेरीफाई करा है। दोनों है तो मेरे प्रिडिक्टेड वैल्यूज ही, टारगेटेड वैल्यूज ही दोनों आ रही है, जो उनके बेसिस पे मैंने टेस्ट किया है कि मेरा वाई टेस्ट में और प्रिडिक्टेड वैल्यू में कितनी बार मैच फॉर्म हुआ है। और सर ये डायगोनली क्यों शो हो रहे हैं फिर नंबर्स? आपके नंबर्स इस तरीके से ना, आप देखो ये वाला इमेज देखो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 0 0 को 0 से, ठीक है, 0 को 1 से, 0 को 2 से, अब यहाँ पे 1 को इससे, 2 को इससे। तो जो मैच फाउंड हो रहा है ना, देखो 2 का 2 से मैच ज्यादातर फाउंड होगा, तो इसलिए आपका मैट्रिक्स यहाँ पे जो ये जो आपको फॉर्म आ रहा है ना, वो डायगोनली आएगा ड्यू टू दिस ग्राफ वैल्यूज, जो उसकी स्केल है उसके अकॉर्डिंग। एक्चुअली तो ये वैल्यूज भी 0 ही है ना, ये नंबर ऑफ टाइम्स शो हो रही है ना बस। हाँ जी, ओके। मतलब जो आपका सामने सामने अकाउंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, मतलब वैल्यूज जो आपको दिखाई दे रही है, इज अ डिफरेंट थिंग्स। क्लियर हुआ ये वाला पार्ट? इस पे मैं और काम करा दूंगा, जैसे आपका आपको जैसे कंफ्यूजन मैट्रिक्स है, मेरे को लॉजिस्टिक के टाइम पे मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं ये आपको कराऊंगा, बट मेरे माइंड से स्टेप हो गया था, हमने इसको वो कर दिया था, क्या बोलते हैं,
ये स्किप हो गया था, ये मेरे को पढ़ाना था टॉपिक, हमने नेक्स्ट उसके लिए प्रिपेयर किया था। बट अभी मैं इस पे और डिसीजन मतलब और मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा। बट रैंडम फॉरेस्ट में अभी 2 पार्ट और बचे हुए हैं। 2 पार्ट यानी कि रैंडम फॉरेस्ट में एक सेक्शन होता है बैगिंग एंड बूस्टिंग, तो वो मैं आपको पहले बताऊंगा। देन उसके बाद फिर हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स पे चले जाएंगे। ठीक है, ओके। सो रैंडम फॉरेस्ट पे अभी तो मैंने यही वाला एग्जांपल लिया, बट ये सिमिलर हो रहा है, तो मैं इस पे जो डेटा सेट है वो चेंज करूंगा। एक और मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊंगा, उसमें आपको एक बार और देखना है कि ये किस तरीके से वर्कआउट करता है, और फिर मैं आपको इस पे एक और डिफरेंट डेटा सेट आपको प्रोवाइड करूंगा, उस पर आपको इसको अप्लाई करके देखना है। ओके, बस इसका सिंपल सोल्यूशन क्या है कि एक डिसीजन ट्री, मतलब वो डिसीजन ट्री हो गया। अगर डिसीजन ट्री में मल्टीपल डिसीजन ट्री अगर आप अप्लाई कर रहे हो, दैट पर्टिकुलर एल्गोरिथम इज कॉल्ड व्हाट, रैंडम फॉरेस्ट। ओके, क्लियर हुआ क्लासिफिकेशन करना दोनों एल्गोरिथम के अंदर। ओके, रिटर्न नोट्स के बारे में आप टेंशन मत लेना, मैंने कंप्लीट कर लिया है। मैं आपके इनके जैसे मैंने आपको वो दिया था ना, वैसे मैंने पीडीएफ बना लिया, मतलब वैसी वाली नहीं है जो मैंने आपको इससे पहले एसपीएम की भेजी थी ना, वैसी वाली नहीं है, मैंने उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में कर लिया। ठीक है, तो वर्ड फाइल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उस वर्ड फाइल में से आप इन सब चीजों को स्टडी कर सकते हो। ओके, एक सर जैसे हम ऑलरेडी 2 एल्गोरिथम्स कर चुके हैं, तो मैं ना ये सोची थी, जैसे हम ना सब स्टार्टिंग में डेटा क्लीनिंग करते थे, ईडीए करते थे, तो आप डेली कुछ कुछ बताते थे उसमें, है ना, तो लेकिन एक क्लास आपने सिर्फ ऐसी ली थी जिसमें कार्स का डेटा था, और बिल्कुल जीरो से आपने सारा एक मतलब पूरा करके दिखाया था उसमें कि ओके, कार्स, तो कंप्लीट ऐसे ही अगर आप इन एल्गोरिथम्स के लिए भी मतलब कंप्लीट एक बार आप खुद टाइप करके शो करेंगे ना, तो वो बहुत इजीली बहुत अच्छा क्लियर हो गया था कार्स जिस दिन आपने बताई थी। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट भी अगर आप इस तरीके से, जैसे ये बना बनाया है जो आपने अभी ये फाइल खोली हुई है, तो बिल्कुल ये अगर आप इस तरह से करके दिखाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप होगा, तो शायद और अच्छे से क्लियर हो जाएगी ये चीज। बिल्कुल। सो वो मैं आपको करके बताऊंगा, लेकिन अभी मेरे 2 एल्गोरिथम और बचे हैं। ठीक है, 2 से 3 एल्गोरिथम और है, वो कंप्लीट कराने के बाद मैं मशीन लर्निंग का जब प्रोजेक्ट आप पर रन करूंगा ना, तब मैं आपको वो वाला पोर्शन करके बताऊंगा, मतलब उस तरीके से। अभी मैं सिर्फ आपको एल्गोरिथम समझा रहा हूँ कि इस एल्गोरिथम में एक्चुअली हम लोग कर क्या रहे हैं, कैसे कैसे काम कर रहे हैं। बट मैं डेटा सेट यूज करके आपको बता दूंगा, जो आप डेटा सेट की बात कर रहे हो, क्योंकि डेटा सेट के साथ में ना टाइमिंग, या तो मैं क्लीन्ड डेटा सेट लेके आऊंगा पहले से, अगर मैं प्रोजेक्ट रन कराऊंगा तो प्रोजेक्ट में एटलीस्ट मेरे को 2 to 3 आवर्स चाहिए मशीन लर्निंग के साथ में, बिकॉज डेटा सेट मैं आपके सामने क्लीन अप करूंगा पूरा। ओके, तो ओके। उसका आप टेंशन मत लो, वो मैं कराऊंगा आपको। वो जैसे मैंने ईडीए का प्रोसेस आपको बताया था कि ईडीए में ऐसे क्लीनिंग करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं, तो वो सारी प्रोसेस मैं आपको मशीन लर्निंग में भी बताऊंगा, बट द प्रोजेक्ट वर्क के साथ। ओके, अभी जस्ट मैं आपको एल्गोरिथम नॉलेज दे रहा हूँ कि कौन से एल्गोरिथम में क्या क्या होता है, किस प्रोसेस को हम क्या क्या बोलते हैं और क्या इंपॉर्टेंस है, बस। तो दीज आर, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग डमी डेटा सेट। ये डेटा सेट आपके क्लीनिंग पर्पस के लिए भी नहीं है, और ये डेटा सेट हम रिज्यूम पर्पस के लिए भी यूज नहीं करते, बिकॉज ये सारे के सारे डमी डेटा सेट हैं। हम सिर्फ एल्गोरिथम का एक मोटिव समझते हैं इसके अंदर, और काम कैसे करते हैं बस वो पोर्शन समझ रहे हैं। बाकी आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी एल्गोरिथम होगी बस एक छोटा सा पार्ट है, स्केलर लाइब्रेरी हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, तो उसमें हमें क्या क्या प्रोसेस करना होता यस सर, ये है। तो। ओके, हाँ जी। अब हम जब हम डेटा एक्चुअली डेटा सेट जब मैं आपको दूंगा, वो डेटा सेट में लास्ट में प्रोजेक्ट में इसलिए कराऊंगा, 3 प्रोजेक्ट कराऊंगा इसके अंदर। वो प्रोजेक्ट इसलिए मैं प्रोसेस करूंगा बिकॉज उस प्रोजेक्ट में आपको ये नहीं पता होगा कि उसमें एल्गोरिथम कौन सा लगेगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि वहां डिसीजन कैसे लिए जाते हैं। कि जब आपके पास कोई पोर्शन ही नहीं है, लेकिन उसके पहले आपको सारे एल्गोरिथम का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, आपको पता हो कि हाँ इस एल्गोरिथम को इस टाइप की सिचुएशन भी यूज करते हैं, इस टाइप को इस टाइप की सिचुएशन। जब आप डेटा सेट देख रहे होगे तब आप भी खुद सजेस्ट कर पाओगे कि ये वाली एल्गोरिथम अगर हम यूटिलाइज करते हैं तो ये वाली एल्गोरिथम ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं।
ओके, सो वो हम देखेंगे, उसका आप टेंशन मत लो। अभी इस वाले पार्ट में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? अभी तो नहीं होगा, बट इसको लास्ट में एक बार इसका वीडियो आप देखना, समझना, एक बार प्रोसेस करके देखना। फाइल में अभी आपको शेयर कर देता हूँ और उसके साथ में आप वर्कआउट करके देखना, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। सर एक चीज, आपके ये एल्गोरिथम्स का कोई आपके पास चेकलिस्ट टाइप है सर, जितने भी अपने मशीन लर्निंग के हैं, जस्ट टू रिविजिट सम ऑफ देम, लाइक? यस, मैंने चेकलिस्ट तो नहीं बनाया बिकॉज़ मैंने इस तरीके से फ्लो चार्ट भी चलेगा सर, अगर कुछ है तो। ओके, तो मैं एक लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें ये सारी चीजें, जैसे मैंने यहाँ पे फोल्डर्स बना रखे ना इंडिविजुअल, तो वैसे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा एक लिस्ट टाइप की, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से पार्ट्स हम लोगों को कवर अप करने हैं। श्योर सर, थोड़ा वो रिविजिट करने में अच्छा रहेगा सर। हाँ, वो मैं आपको अभी वो देने वाला हूँ, जो पीडीएफ्स हैं हर एल्गोरिथम के ऊपर, जो रिटर्न वर्क है, वो रिटर्न वर्क मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा सारी चीजें, मतलब जो आप चेकलिस्ट मांग रहे हो वैसे आपको क्लियर हो जाएगा, वो पूरा कंप्लीट विद कोड्स होंगी वो सारी की सारी। श्योर सर, ओके, ठीक है। सो फिर अब जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में भी हम रैंडम फॉरेस्ट पे ही वर्कआउट करने वाले हैं। इसके 2 सेक्शंस हैं, वो 2 सेक्शंस और मैं सिखाऊंगा, और दूसरा डेटा सेट पे मैं प्रोसेस करूंगा, इस वाले पे नहीं करूंगा, ठीक है? उसमें और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये वाला पार्ट, ठीक है? चलो फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसको कवर अप करेंगे। बाकी अगर आप लोगों के पास अभी मिड में टाइम रहता है बीच में, तो प्लीज आप लोग इसको प्रोसेस करके देखो प्रीवियस डेटा को, तो थोड़ी आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, कुछ क्वेश्चंस आपकी साइड से भी आएंगे इन मशीन लर्निंग। नेक्स्ट सेशन का टॉपिक क्या होगा सर? नेक्स्ट सेशन का टॉपिक रैंडम फॉरेस्ट का ही है, बैगिंग एंड बूस्टिंग। ओके ओके, सो प्लीज इन सब चीजों को आप एक बार खुद भी ट्राई करके देखो, तो अगर आपको कुछ इश्यूज आते हैं तो अपन रिजॉल्व करेंगे उसको, बैठ के देखेंगे कि उनमें सिनेरियोस क्या होते हैं और कैसे हम उसको इजी क्लियर आउट कर सकते हैं उन सारी चीजें, ठीक है? सो फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं अपन लोग। ये फाइल मैं अभी आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूँ। थैंक यू सर। ओके, बाय। थैंक यू सर, थैंक यू।